उनका भूमिका तो एक राष्ट्रवादी का है, वेद प्रकाश वैदिक का। ये क्यों फिसल गए, ये हमें जानना चाहिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। विवादों की दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बच नहीं सकते। आज की रात तमाम टीवी चैनलों पर वेद प्रताप वैदिक जी कहीं रिकॉर्डेड हैं तो कहीं लाइव होंगे। किसी चैनल पर 1 घंटा पहले आ चुके होंगे तो किसी पर 1 घंटा बाद आएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि वेद प्रताप वैदिक ने लाहौर में लश्कर तैयबा के चीफ और घोषित आतंकवादी हाफिज सईद से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर भी खुद ही जारी कर दी। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वैदिक का हाफिज सईद से मिलना जरूरी था, सही था या दोहरापन था। वेद प्रताप वैदिक का बायोडेटा इनकी उम्र से भी ज्यादा बड़ा है और अच्छी बात है, काफी कुछ किया है इन्होंने जीवन में। वेद प्रताप वैदिक ने कहा है कि वे एक पत्रकार के नाते किसी से भी मिल सकते हैं और इससे पहले भी कई आतंकवादियों से मुलाकात की है और आतंकवादी से मिल भी सकते हैं क्योंकि वे पत्रकार हैं। ये तस्वीर 5 जनवरी 2014 की यानी इस साल की दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम है। मौका था भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना दिवस समारोह। यह ट्रस्ट रामदेव का है। वैदिक जी भाषण दे रहे हैं। मंच पर रामदेव, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली बैठे हैं। वैदिक जी नरेंद्र मोदी को संबोधित कर रहे हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक है। भाई मोदी यहाँ विराजमान है। मुझे उनसे कुछ कहना है। प्रधानमंत्री बनने से अब दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। आप किस्मत का खेल देखो। दर्जन भर से ज्यादा प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं और सैकड़ों अभी होंगे। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का नाम महर्षि दयानंद और महात्मा गांधी की श्रेणी में लिया जाए। वैसे महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, खैर कोई बात नहीं, मतलब स्टेचर के हिसाब से मैं नरेंद्र मोदी को मामूली प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहता हूं। क्या एक पत्रकार ऐसा कर सकता है, कह सकता है? हम सभी एक पत्रकार के नाते तमाम संगठनों के कार्यक्रम में जाते हैं, भाषण भी देते हैं। क्या वैदिक का इस तरह से स्तुति गान या भविष्यवाणी पत्रकारिता के दायरे में आती है? वेद प्रताप वैदिक अरविंद केजरीवाल के साथ भी नजर आया करते थे। लोकपाल आंदोलन के समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए महीनों देश भर में सभाएं करने वाले रामदेव के सहयोगी भी हैं। क्या इसी वजह से वैदिक की मुलाकात उस चश्मे से भी देखी जा रही है कि बीजेपी यह कहती रही कि हाफिज सईद आतंकवादी है और जब तक पाकिस्तान हाफिज सईद जैसी आतंकवादियों को भारत के हाथों न सौंप दे, भारत को बात ही नहीं करना चाहिए पाकिस्तान से? क्या बीजेपी के करीब होने के कारण ही वैदिक की इस मुलाकात को संदिग्ध या दोहरेपन की नजर से देखा जाए? हाफिज सईद ने भी इसी मौके पर ट्वीट कर दिया है कि दुखद है कि तथाकथित सेकुलर भारत अपने पत्रकार मिस्टर वैदिक के साथ हुई अनौपचारिक मुलाकात को भी सहन नहीं कर सकता है। भारतीयों की संकीर्ण मानसिकता का एक और उदाहरण है। हम तो देश, मजहब, इन सब से हटकर जो भी मिलना चाहे सभी से खुले दिल से मिल सकते हैं। जो भी मिलना चाहे। आप पूछेंगे कि उसके कहने पे मिलने गए थे या खुद टाइम लेकर गए थे? बाबा रामदेव ने भी कहा है कि वेद प्रताप वैदिक किसी से भी मिल सकते हैं क्योंकि वे पत्रकार हैं। उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन कराने की कोशिश की होगी। आदरणीय वैदिक जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार जो हैं वो यदि किसी संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष से मिलता है तो इसके पीछे कोई हेतु होता है। एक तो इसके पीछे उनकी मंशा जानना, और क्योंकि वैदिक जी एक प्रखर राष्ट्रवादी हैं तो उन्होंने उनका मन भी बदलने की कोशिश की होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अगर ये काम वैदिक जी कर सकते हैं तो मैं भी उनका समर्थन करूंगा और भारत सरकार को दोबारा पाकिस्तान उन्हें भेजना चाहिए, क्योंकि अगर इनके प्रयास से हाफिज सईद का हृदय परिवर्तन हो जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इससे दोनों मुल्कों में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर रामदेव आतंकवाद के खात्मे के लिए हृदय परिवर्तन जैसे विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार हैं तब, लेकिन उससे पहले देखना होगा कि चुनाव के पहले हाफिज सईद, पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर इनके बयान क्या क्या होते थे। बीजेपी ही अपनी चुनावी रैलियों में क्या क्या कहती थी। खैर, हाफिज सईद से इस मुलाकात को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित हुई। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उन्होंने 26 से 11 के मास्टरमाइंड से मुलाकात की है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता रहता है। वैदिक जी तो हम सबको राष्ट्रवाद पर लेक्चर दिया करते थे, उससे मिले ही क्यों? वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार का इस मुलाकात से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि क्या वे सरकार के दूत थे? क्या वे पिछले चैनल से कोई डिप्लोमेसी का काम कर रहे थे? देश जानना चाहता है कि वैदिक जी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि सरकार के करीबी लोग देश के दुश्मनों से मिले, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जावड़ेकर ने कहा है कि वैदिक पत्रकार हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि पत्रकार किसी से भी मिल सकता है। तो क्या वैदिक साहब ने हाफिज सईद से मुलाकात कर बीजेपी
रामदेव सबको परेशानी में डाल दिया कि कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, या वैदिक ने मुलाकात कर ऐसा क्या कर दिया कि कई लोगों को ये नागवार गुजर रहा है, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं को भी। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे वेद प्रताप वैदिक जी से। हमारे साथ ओम थानवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता के संपादक, और सुशांत सरीन साहब हैं। हम तीन ही लोग हैं, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। वैदिक जी, आपसे मेरा पहला ही सवाल है कि हम जानना चाहते हैं कि हाफिज सईद ने ट्वीट किया है कि हमसे कोई भी मिलना चाहे हम मिल सकते हैं खुले दिल से, तो ये मुलाकात किसके कहने पर हुई थी? आपने अपॉइंटमेंट लिया था या फिर हाफिज सईद ने आपको बुलाया था मिलने के लिए? नहीं, ये तो अचानक हुई। मैं 2 जुलाई को आने वाला था भारत। 1 जुलाई को कई टेलीविजन चैनल्स ने और अखबारों ने लाहौर में मेरा इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के बाद कुछ पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आप हाफिज सईद के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, आप क्या उससे कभी मिले हैं? तो मैंने कहा मेरे पास उसका कोई पता नहीं है, टेलीफोन नंबर नहीं है, और वो तो कहीं छिपा हुआ होगा, वो मिलता कैसे होगा? मिल तो सकता ही नहीं है वो बाहर लोगों से, जो हमको धारणा थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी अभी हम बात करा देते हैं। मैंने कहा बात ऐसे फ़ोन पे करना ठीक नहीं है, आप मिलाएंगे तो मैं मिल लूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने फ़ोन करके मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया, दूसरे दिन सुबह मैं चला गया। अचानक बात हुई। और ये लोग जो मेरे भाई लोग कह रहे हैं, जी हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ और दुनिया के हर आदमी से मिलता रहा हूँ, हर आदमी को इंटरव्यू करता रहा हूँ। अब वैदिक साहब, हम उस पर बात करेंगे, पर मैं क्रमवार चलना चाहता हूं। पर आपको ये धारणा कैसे थी कि पाकिस्तान में वो कहीं छुपा हुआ होगा? आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हाफिज सईद घोषित रूप से, सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान में अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। वो वहाँ के स्वतंत्र नागरिक हैं, भले ही भारत सरकार उन्हें उसे आतंकवादी कहती है। हाँ, तो आपको ये धारणा कैसे थी कि वो छुपा हुआ होगा? हाँ जी नहीं, वो किसी हिंदुस्तानी से आसानी से मिलेगा, ये मुझे एतबार नहीं था, ये मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। अच्छा, इसलिए मैंने उन पत्रकारों से कहा कि भाई पता नहीं वो किसके जद में हो, अमरीकी उसको मारना चाहते हो, यूएन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता हो, वो कैसे मिलेगा? बल्कि उन पत्रकारों ने मुझसे मजाक में कहा कि वैदिक साहब, आप उससे मिलने जाओगे तो कहीं ड्रोन अटैक ना हो जाए। वो अमेरिका की जद में है और अमेरिका ने सारा निशाना ताक रखा है, आप क्यों फंसते हैं? कहानी तो जैसी बात लग रही है। जब पत्रकार हूँ, वैदिक जी, ये बात कहानी जैसी लग रही है कि वो ड्रोन अटैक हो जाएगा। वो व्यक्ति पाकिस्तान में तो घूमता रहता है। नहीं, वहाँ नहीं, मैंने आपसे कहा ना, आप कहानी कह रहे हैं, मैं उसको मजाक कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मजाक। आप तो उसको कहानी बोल रहे हैं, मैं उसको मजाक बोल रहा हूँ। ठीक है, कि उन्होंने मजाक में कहा मुझसे। ठीक है, तो मैंने भी मजाक किया कि 70 साल की उम्र में अब जीने मरने की क्या परवाह करना है, मुलाकात होगी तो होगी और ड्रोन अटैक होगा तो हो जाएगा। ऐसे मजाक में वो बात हो गई। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि बहुत गार्ड मशीन गन लिए हुए या बड़ी बड़ी बंदूकें लिए हुए, कंधे पे लादे हुए खड़े हुए थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सिक्योरिटी क्यों है, मतलब पाकिस्तान में है, जब सारी उनको मदद है, वो वहाँ के सब लोग उनके साथ है, ऐसा कहते हैं। वो बंदूक लेके कौन लोग खड़े थे? पाकिस्तानी सेना के लोग खड़े थे? हाँ, ये मेरे नहीं, मुझे कोई वो ड्रेस पहने हुए सिपाही नहीं दिखाई पड़े वो। और वो अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के सलवार कमीज पहने हुए थे। ठीक है जी हाँ। मैं हमारे टेलीविजन में आजकल एक सवाल का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूं, आपको मिलकर कैसा लगा? हाँ, हाफिज सईद से मिलकर कैसा लगा? मिलके मुझे एक समझिए कि हाँ, एक पत्रकार के नाते तो बिल्कुल डिस्पैशनेट सा लगा कि कोई मुझे खास बात नहीं लगी। लेकिन ये हुआ कि जब शुरू में गया मैं, पहले 4-5 मिनट मुझे लगा कि मैं क्यों आ गया, क्योंकि एकदम ठंडा स्वागत एकदम, और एक 4 प्लास्टिक की कुर्सियाँ, 4 या 2-3 प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी थीं, और एक मामूली कोई बैठने का कोई ठीक इंतज़ाम नहीं, और पुलिस वाले, मतलब वो गार्ड लोग बंदूक ताने हुए मुझ पर। और जब हाफिज सईद आया भी तो उसने कोई ठीक से मुझे ग्रीट नहीं किया, और चेहरे पे उसके तनाव था। तो मैंने कहा फिर मुझे बुलाया क्यों, हाँ क्यों भरी, मैं आता ही नहीं। लेकिन फिर जब बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे 1 घंटे बातचीत चलती रही,
तो बहुत सी बातों में जो मैं समझता था कि हाफिज सईद से कहा सुनी हो जाएगी, हो सकता है कोई झंझट खड़ा हो जाए, क्योंकि मैंने वो सारी बातें कही कि जो एक हिंदुस्तानी को उससे कहनी चाहिए। तो उसका जवाब गुस्से में आने की बजाय उसने मुझे कहा कि नहीं, ये आरोप गलत है, ये इल्ज़ाम गलत है। तो मैंने कहा क्या अमेरिका ने इतना बड़ा जो निर्णय किया है, आपको गैरकानूनी घोषित करने का, आपकी संस्था को गैरकानूनी घोषित किया है, यूएन ने गैरकानूनी घोषित किया है, आपके सिर पे इनाम रखा है और हमारी सरकार ने इतने डोजियर तैयार किए हैं, तो ये सब लोग बिल्कुल कम अक्ल लोग हैं क्या, बद अक्ल लोग हैं, इनको कोई अकल नहीं है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो बोले देखिए इनके एविडेंस में दम होता तो हमारी अदालतें इनको क्यों कबूल नहीं करती। तो मैंने कहा अदालतें कबूल नहीं करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्दोष हैं। अदालतों से भी बड़ी अदालत ईश्वर की अदालत है, अल्लाह ताला की अदालत है। उसके सामने हर इंसान को पेश होना पड़ेगा। जो बेकसूर लोग हमारे मारे गए हैं उन होटलों में, संसद के बाहर हमारे सिपाही लोग, मैंने कहा उन सब की आत्माएं क्या कहेंगी। अगर ये क्राइम आपने किया है तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और आप में इतनी हिम्मत होना चाहिए, बहादुरी, कि आप कहें कि मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और आप कहते हो कि आपने क्राइम नहीं किया है और लोगों को गलतफहमी है, तो आप सारे एविडेंस इकट्ठे करके दीजिए। वो कहने लगे कि भारत दहशतगर्दी फैलाता है। मैंने कहा आपके पास कौन सा प्रमाण है, आप मुझे दीजिए। वो कहने लगे काबुल में आपने अफगानिस्तान में 14 कॉन्सुलेट खोल रखे। मैंने कहा मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ हर साल, मैंने तो कोई 14 कॉन्सुलेट कभी ना देखे ना उनकी बात सुनी। ठीक है, मैंने कहा कोई और इसके पहले बातों के आधार पर जी, और आप हिंदुस्तान के खिलाफ। सुशांत साहब और ओम थानवी भी आपसे बात करना चाहेंगे। आप पर एक अजीब है कि हम इस बातचीत में, जब आपसे बातचीत हो रही है तो इस संकट से गुजर रहे हैं कि संबोधन में हम हाफिज सईद को क्या कहें। कभी उनका निकलता है हमारी जबान से, कभी उसका निकलता है, और आपकी जबान से भी उनका उसका फिसल रहा था। लेकिन अभी आपके जवाब से लगा कि आप जब हाफिज सईद के सामने थे तो आप कहकर संबोधित कर रहे थे, जो कि उचित ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, कि मेरे सामने कोई बैठा हो उसको मैं तू करके और तुम करके बात करूँ, नहीं करना चाहिए। ये भारतीय पत्रकारिता का सवाल मैंने इसलिए पूछा कि हमें पीछे भी किसी को उनका या उसका में भेद नहीं करना चाहिए, पीछे भी नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा एक निरंतरता है। और ये बातचीत सिर्फ हमारे आपके बीच के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की हैं जो देखते हुए ट्वीट करने लगते हैं कि वैदिक जी उनका क्यों बोल रहे हैं, या वैदिक जी उसका क्यों नहीं बोल रहे हैं। खैर, वेद प्रताप वैदिक कह रहे हैं। रवीश जी देखिए, रवीश जी ये सवाल भाषा का है। अंग्रेजी में उसका और उनका एक ही होता है। हिंदी के अंदर तुम, आप और तू ये 3 है। अंग्रेजी में सबके लिए यू है, एक ही डंडे सबको हाँकते हैं। इसलिए अंग्रेजी का वो जो फूहड़पन है वो मैं नहीं स्वीकार करता। ठीक है, अब हम आते हैं इस बहस पे। वेद प्रताप जी कह रहे हैं कि एक पत्रकार हैं, वो रहे हैं, और उसके नाते वो किसी से भी मिल सकते हैं। नहीं रहा हूँ क्या मैं? नहीं रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ इसलिए पत्रकार हूँ क्या मैं? कम से कम मैं कह रहा हूँ इसलिए पत्रकार हूँ। नहीं, मैं और भी तो दर्शक लाखों लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी तो मुझे कुछ कहना है। तो इसमें क्या गलत? वो एक पत्रकार है, लाखों लोग मेरा कॉलम जी मेरा, ठीक है सर, जो एक आदमी नहीं जानता होगा उसके लिए है, बाकी के लिए नहीं है। अगर वेद प्रताप वैदिक कह रहे हैं कि वो एक पत्रकार के नाते मिल सकते हैं, तो इसमें क्या गलत है? इतना हंगामा क्यों हुआ इस शहर में? ये बात तो सही है, पत्रकार के नाते वो मिल सकते हैं, लेकिन पत्रकार के नाते जाके मिले या एक अनौपचारिक डिप्लोमेट की तरह, कई बार पत्रकारों की भूमिका इस ढंग की भी होती है कि सरकारें भी इस्तेमाल करती हैं, कई बार देश के भले के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, तो इस संदेह खड़ा हो जाता है। अब अगर पत्रकार के नाते बात हुई है तो लौट करके फिर आप पत्रकार, क्योंकि वैदिक जी तो हमारे अखबार में भी लिखते हैं, कई जगह लिखते हैं, वो कहीं पर भी उनकी बातचीत आई नहीं है। हाफिज सईद खुद कहता है, और मैं कहता ही कहूँगा, अपराधी को हम इसी ढंग से बर्ताव उसके साथ हमारा होना चाहिए। तो वो कहता है कि अनौपचारिक बातचीत थी। अनौपचारिक बातचीत फिर पत्रकार के नाते नहीं हो सकती। पत्रकार के नाते जब हम जाते हैं तो हम सवाल जवाब करते हैं, और एक हत्यारा जो भारत का दुश्मन है उसके साथ तो कड़ाई से पेश आते हैं, चाहे शिष्टाचार वहाँ आमने सामने थोड़ा हो, लेकिन सवालों में जो है वो सवाल जवाब नदारद हैं। तो मेरा कहना ये है कि वो सवाल जवाब क्या हैं जो आप कहते हैं कि हमने इतने सवाल पूछे और इन्होंने कुछ अभी बातचीत में कहा कि मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो बातचीत अगर पत्रकार के नाते है और औपचारिक है
तो वो बातचीत सामने आनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ एक तस्वीर और बाकी तमाम चीजें जो अभी शाया हो रही हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। पर उनमें एक छूट है एक पत्रकार के नाते अभी वैदिक जी, क्योंकि रामदेव के मुझे करीब लगता देखे है गए। नहीं रवीश जी, कहीं भी जा बात सुनिए। हाँ सर। नहीं रवीश जी सुनिए, ये जो सज्जन बोल रहे हैं, मुझे इनका नाम पता नहीं है, कौन सज्जन बोल रहे हैं। ओम थानवी मुझे लगता है इनको पढ़ने लिखने और टीवी, अच्छा ओम थानवी हैं, ओहो ओम थानवी जी ऐसी बात कर रहे हैं। ओम थानवी जी, इसका मतलब अपने अखबार के अलावा और कोई अखबार पढ़ते नहीं हैं। उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान से मैंने एक 15-20 लेख निरंतर भेजे हैं और एक लेखमाला लिख रहा हूं बराबर। और अब जो अगला लेख मेरा आने वाला है, जिस अखबार के लिए मैं लिखता हूं उसका नाम नहीं बोल रहा हूं, और वो अच्छा अखबार निकालते हैं उसके लिए भी लिखता हूं मैं, उसमें सारी बातें लिख रहा हूं जितनी मेरी भेंटें हुई हैं। और हाफिज सईद से सुनिए, हाफिज सईद से मेरी बात आखिरी दिन हुई है। हाँ, हाफिज सईद से मेरी बात आखिरी दिन हुई है। उस पर भी मैं लिखने वाला हूँ इस हफ्ते, इस हफ्ते उस पर भी लिखने वाला हूँ। ओम थानवी नहीं, मैं रोज लिखूं और रोज अखबार छाप दे तो वो तो जरूरी नहीं। वो सिर्फ ओम थानवी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी, वैदिक जी उन्होंने बयान दिया है कि आप तो राष्ट्रवाद पर लेक्चर दिया करते थे और इस मास्टरमाइंड से मिला है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता रहता है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है। नहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी तो, हाँ सुब्रमण्यम स्वामी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं समझता हूँ कि किसी भी पत्रकार के लिए ये एक बड़ी हिम्मत की बात है कि अपनी जान खतरे में डाल के कोई आदमी उस आदमी से मिले, बात करे, इंटरव्यू करे उसे, कि जो मोस्ट वांटेड कहलाता है, उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करे, उसके मोटिवेशंस को जानने की कोशिश करे, उसके बयान को व्यक्तिगत तौर से मिलकर एनालाइज करने की कोशिश करे। ये राष्ट्रवाद क्या अति राष्ट्रवाद है, मैं तो ये समझता हूँ अति राष्ट्रवाद। और मैं ये कहता हूँ कि जो नेता, जो मैंने सुना अभी संसद में कुछ नेताओं ने मेरे बारे में कहा, नहीं वो एक मैं बात के लिए बात कह रहा हूँ कि ये तो उच्च कोटि का राष्ट्रवाद है, अति राष्ट्रवाद मत कहिए, उच्च कोटि का राष्ट्रवाद है कि हाँ, कि मैंने इतनी हिम्मत की कि हाँ ये बेहतर शब्द है, उच्च कोटि बेहतर शब्द है, कि उच्च कोटि के राष्ट्रवाद का परिचय है कि मेरी इतनी हिम्मत है कि मैंने दो टूक बातें उससे कही और उसको उनका जवाब देना पड़ा। जो लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि डॉक्टर वैदिक कैसे गए और ये कैसी बात है, मैं कहता हूँ उन नेताओं को अगर वहाँ जाना पड़ता, पहली चीज़ तो वो जाने की हिम्मत ही नहीं करते, जाते तो उनका हाल वही होता जो हिटलर से मिलने गया था चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपति हाका, कि पेंट भी गीली हो गई और स्ट्रेचर में लाद के बाहर लाना पड़ा। ये नेता लोग बात करने के लिए और बात को बिगाड़ने के लिए, देश हितकारी कामों में अपनी राजनीति के कारण फच्चर आने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। क्या सर, ये मैं उनके लिए दया का भाव रखता हूँ, उनके प्रति मेरी सहानुभूति। मीटिंग में सफाई नहीं जो दूसरे लोग, नहीं जो तो नहीं जो उस बात को यहाँ करने के बजाय उसे कहा कि ये इस दिन से आप क्या सोचते हैं, इस दिन से कैसे सोचते हैं, ये वहाँ पूछना चाहिए। उसको मैंने कहा आप भारत, नहीं सुनिए, मैंने कहा, उसने जब कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ और ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, भाषण देना चाहता हूँ, उसने मुझसे कहा कि भारत से मेरा रिश्ता है। मैंने कहा क्या रिश्ता है? मैंने उससे पूछा कि आप क्या, आपके तलफ़ुज़ उच्चारण से मालूम पड़ता है कि आप कहीं बिहार के तो नहीं हैं? तो बोले हाँ मैं बिहार का हूँ। मैंने कहा कहाँ के हैं? बोले रोपड़ के। मैंने कहा रोपड़ तो बिहार में नहीं है, रोपड़ तो हरियाणा के आसपास है, पंजाब के आसपास है। बोले नहीं आसपास के एक गाँव में हूँ। तो मैंने कहा या तो हाँ पंजाब में है, तो मैंने कहा या तो हरियाणा के किसी गाँव के होंगे या पंजाब के किसी गांव के होंगे। मैंने कहा आप वहाँ पैदा हुए थे हरियाणा या पंजाब में जी? तो बोले नहीं, मेरी माँ गर्भवती थी, जब पार्टीशन हुआ तो हमारे माता पिता वहाँ से भाग के आए और मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ, मार्च 48 में पैदा हुआ। तो मैंने कहा जब आप अपना संबंध मानते हैं भारत से तो हिंसा क्यों फैलाते हैं? नहीं वैदिक जी, और वो बातचीत सामने नहीं, अगर वो बातचीत आप ठीक है, आप अगले लेख में लाएंगे। आप, मैं सुशांत जी से अगला सवाल पूछूंगा, वो आपसे पूछेंगे कि आप इस बातचीत को ऐसे, उनकी कहानियों को, किंवदंतियों को इस तरह से पेश करें जैसे लग रहा है कि ये सब कोई बातें हम नहीं जानते थे और कहीं ना कहीं लग रहा है कि मान्यता मिल रही है। क्या आप जानते हैं, आप मुझे शपथ पूर्वक, आप देखिए आप काफी जानकार पत्रकार हैं, लेकिन मुझे जान के आश्चर्य हो रहा है कि आपको ये बात पता है कि वो रोपड़ के कौन से गांव में पैदा हुए हैं? जी,
हिंदुस्तान के किसी आदमी को पता नहीं है कौन से गांव में पैदा हुए, और आप जानते पंजाब हैं। में है। अब पर्याप्त सफाई तो दी इन्होंने कि एक पत्रकार के नाते जाकर मिल सकते हैं, नेता लोग जाकर वहां बातों को बनाते बिगाड़ते रहते हैं, तो ठीक है, वो अपनी एक छोटी सी भूमिका उसमें निभा रहे हैं। कि ये तो मैंने शुरू में कहा कि पत्रकार के नाते उनको वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पत्रकार के नाते आप जाते हैं तो लौट के जो आप लिखते हैं वो सामने आना चाहिए। उसके अलावा सब कुछ जो अब आएगा, जो अब आएगा। 15 दिन हो गए हैं, आ सकता था। और बाकी चीज जब तस्वीर लोड की है तो साथ में बात, लेकिन वो जो एक इंडिया टीवी पर, इस पे भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि इंडिया टीवी ही क्यों, उस इंडिया टीवी पर जो इनके विचार आए उसमें ये सारी बातें आई थी, तब लोगों ने कहा कि इससे लोगों में एक सहानुभूति जो है वो जाहिर होती है हाफिज सईद के प्रति, जो बहुत ही अजीब बात है। यानी कहना कि वो उसका कोई सफाई भी उसके पास में है, और वो यहाँ तक साहस करता है कि वो भारत में आकर के एक तरह का संदेश भेज रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके समर्थक होंगे, वैदिक जी भी विरोध करते होंगे कि हाफिज सईद को भारत आकर कहने का मौका मिले। क्यों सर, आप तो विरोध करते हैं ना? करते हैं, और वहीं यहाँ आके बात भी करने की जरूरत। क्या हाफिज सईद को मौका मिलना चाहिए? हाफिज सईद को, हाँ, नहीं, हाफिज सईद को मैंने कहा कि आप भारत आने की कहते हो, वहां तो आपकी गिरफ्तारी की तैयारी है। आपने जितने आतंकवादी हादसे किए हैं वो सब भारत के बच्चे की जुबान पर हैं। ठीक है, आप भारत आने की बजाय, कानून का सहारा लेने की बजाय अल्लाह ताला का सहारा लीजिए और अपने कॉन्शियस को कुरे दिए, अंतःकरण को कुरे दिए। ये वार्तालाप टेप था या ऐसी जबानी? नहीं, टेप अगर नहीं, टेप अगर टेप उसने किया होगा तो किया होगा। नोट्स मेरे पास पूरे हैं सारे वार्तालाप के। ठीक है, मैं प्राय वार्तालाप को कोई टेप नहीं करता हूं। पर 1981 में जब मैंने प्रधानमंत्री बबरक कारमाल का 3.5 घंटे का वार्तालाप सारे देश और विदेश के अखबारों में छपा था, वो भी बिना टेप के पूरा स्मृति के आधार पर शब्दशः लिख लिया। आप पत्रकार हैं, ठीक है, पर एक सवाल इसलिए उठ गया कि बाबा रामदेव के आप सहयोगी रहे हैं। एक सवाल इसलिए भी उठ गया कि आप तालकटोरा स्टेडियम में जब स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा था, तब आप भाषण भी दे रहे थे और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे, और भविष्यवाणी भी आपने बहुत बिल्कुल जो सही निकली कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस संदर्भ में लोगों ने आपको एक राजनीतिक चश्मे से भी देखा कि आप पत्रकार तो हैं ही, आप एक राजनीतिक प्राणी भी हैं। भले बीजेपी के सदस्य ना हो, आरएसएस के सदस्य ना हो, पतंजलि के सदस्य ना हो, पर एक राजनीतिक प्राणी हैं आप, इसलिए लोगों ने संदेह की नजर से देखा। इसका जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल सही, इसका जवाब क्या? संदेह की नजर से देखा, उनको श्रद्धा की नजर से देखना चाहिए। संदेह नहीं, श्रद्धा की नजर से देखना होगा। संदेह किस बात का संदेह है? मेरी देशभक्ति पे संदेह है। अगर मेरी देशभक्ति पे संदेह है तो हिंदुस्तान का कौन सा प्रधानमंत्री है जिसको आप मुझसे ज्यादा देशभक्त कहेंगे? संदेह किस बात का है? संदेह किस बात का है? नरेंद्र मोदी को सारे देश के, सारे दक्षिण एशिया के, हाँ, नहीं सुनिए वो तो आप कह सकते हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी की लहर है इसलिए सभी तारीफ में लगे हुए हैं। और ये आपने ठीक कहा रवीश जी, आपने ठीक कहा, ये आपने ठीक कहा रवीश जी, कि मैं नरेंद्र मोदी का सबसे पहले नाम मैंने उछाला था। मैंने भास्कर में लेख लिखा था, प्रधानमंत्री के द्वार पर मोदी की दस्तक। ये कब लिखा था? जब 2013 में वो तीसरा गुजरात का चुनाव जीते। देखिए, तब तक कहीं इस बात पर चर्चा नहीं चला रहा हूं। लेख लिखना अलग बात, वो हम भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एक राजनीतिक सम्मेलन में जाकर वहां भाषण दे रहे हैं और फिर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेख लिखना अलग। मैं इस दायरे की तटस्थता जो है मंच पे जाके लोग अगर सवाल कर रहे हैं, गलत का कुछ भी नहीं है सर, गलत सही की बात नहीं है। बात जी, हाँ, थानवी साहब आप पूछ लें। हाँ, नहीं, वैदिक जी जो है तो बड़े वरिष्ठ हैं, पर पत्रकार की जब हम तटस्थता की बात करते हैं और आप अपने आप को बताते हैं कि सक्रिय पत्रकार हैं, तो किसी एक नेता की मौजूदगी में मंच पर जाकर एक तरह की तरफदारी सी जाहिर होती है, फिर पत्रकारिता नहीं बचती है। पत्रकारिता तभी तक रहती है जब तक तटस्थता रहती है। ऐसा हम लोगों ने सुनिए, हाँ, तो
नहीं नहीं, वो ठीक है, आपने जो सीखा वो बहुत अच्छा है और आपकी पीढ़ी को मैंने बहुत सिखाया है। और आज तक मेरी पत्रकारिता में किसी ने उंगली उठा के ये नहीं कहा है इस एक कि मुलाकात से उनको बात किसी कर ने रहे प्रलोभन ने या डर ने प्रभावित किया है। नहीं नहीं वैदिक जी सुनिए, आपके मैं पूरे इस कैरियर पे मुलाकात कोई के बारे में भी ये कह रहा हूँ, मेरी और नहीं मंशा आप नहीं नरेंद्र है। मोदी के बारे में नहीं, ये गलत काम मैं भी आप नहीं करता कि आप एक मुलाकात से मैं आपके नरेंद्र पूरे मोदी कैरियर के पे बारे में सवाल आप उठाऊं। मुझसे पूछ जी हाँ। और वो उचित भी नहीं है। सिर्फ एक मुलाकात मैं ये देख रहा था कि लोग क्यों आपको राजनीतिक नजर से देख रहे हैं, उसी संदर्भ में मैं ये उदाहरण देकर आपको बता रहा था कि आप एक मैं ऐसे राजनीतिक आदमी हूँ। हाँ नहीं राजनीतिक, हाँ तो फिर ऐसा पत्रकार रवीश कब हो जी, जाते हैं और राजनीतिक मुझे आदमी कब हो जाते हैं? राजनीतिक नहीं, लोग नहीं, हाँ ऐसे आदमी के 10-10 रूप होते हैं। हाँ मैं इंटरनेशनल अफेयर्स में आज से 45-50 साल पहले मैंने पीएचडी किया है, तो मेरा एक स्कॉलर का रूप भी है। सारे दक्षिण एशिया के प्रोफेसर विद्वान लोग मुझे एक स्कॉलर की तरह मानते हैं, सिर्फ जर्नलिस्ट की तरह नहीं मानते हैं। जर्नलिस्ट के प्रति उनका जो एटीट्यूड होता है वो आपको मालूम है। और देश के बहुत से नेता, खासतौर से कांग्रेस के नेता, आज जो राज्यसभा में मेरी आलोचना कर रहे हैं, वो मुझे नरसिंह राव जी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे और मेरे घर पे क्यों लगाए रखते थे। क्लोज थे आप? तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पत्रकार, आलोचना होती है, मैं पत्रकार भी हूँ दर्शकों को कि आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे। आजकल दर्शक सोशल मीडिया पे और वो आलोचना करने लगेंगे क्लोज होने के नाते। ये जरूर है कि आपने राष्ट्रहित में योगदान दिया होगा और लोग अब समझता नहीं है ना, आजकल का टाइम बदल गया है। बिल्कुल नहीं, देखिए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी विदेश नीति के क्षेत्र में कि बाबा रामदेव जी ने कहा है बाबा रामदेव जी ने कहा है वैदिक जी कि उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की होगी। आदरणीय वैदिक जी एक पत्रकार हैं, इसके पीछे कोई हेतु होता है, ठीक है। एक तो इसके पीछे मंशा जानना चाहते होंगे कि हाफिज सईद कैसा है, क्योंकि वैदिक जी तो एक प्रखर राष्ट्रवादी हैं, तो उन्होंने उनका मन भी बदलने की कोशिश की होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ऐसा प्रयास किया क्या सर आपने उनका मन बदलने का? ऐसा है, मुझे ये पता नहीं कि मैंने जागरूक तौर से सचेतन ऐसा प्रयास किया होगा। हाँ। लेकिन मेरी उनकी जो बातचीत हुई है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। और एक बात मैंने जरूर महसूस की कि जो शुरू में एक तरह का तनाव था उसके और मेरे बीच में, हाफिज सईद के, जब मैं उसके घर से चलने लगा तो वो मुझे छोड़ने के लिए बाहर आया, तो मैंने उससे जैसा होता है नम्रतावश मैंने कहा नहीं आप बैठिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, धूप है बाहर बहुत। वो उसने मेरी बात सुनी नहीं और वो मेरे आगे आगे चल के कार के पास आ गए, कार का दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा सर बैठिए, भाई साहब बैठिए। तो और मेरे हाथ को सहारा देने लगे। मैंने कहा मैं आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ लेकिन शरीर से सशक्त हूँ, मैं अपनी परवाह खुद कर सकता हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं आराम से बैठ जाऊँगा। तो उससे मुझे उसने भला आदमी नहीं है वो। हाँ प्लीज, मुझे आपको उससे लगता ये है लगा, कि इन मतलब आतंकवादियों उससे के मैं अनुमान लगाता हूँ, आप हृदय परिवर्तन जैसी किसी धारणा में यकीन रखते हैं क्या? तो मुझे एक बात बताइए कि बुद्ध जब अंगुलीमाल के जंगल में गए तो क्या हुआ था? नारद ऋषि जब रत्नाकर डाकू से मिले तो क्या हुआ था? मैं आपसे ये पूछता हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं ये बहस अभी हाफिज सईद से थोड़ी अलग हो गई, लेकिन आपसे पूछता हूँ कि क्या हाफिज सईद को, देखो हाफिज सईद ने जो जुर्म किया है जी, ठीक है। सुशांत जी आ गए हमारे साथ। सुशांत सरीन, आप देर से आए हैं। मैं तो वो दावा करता नहीं हूँ। सुशांत सरीन भी पत्रकार के नाते पहले व्यक्ति थे और वैदिक जी से पहले मिलने वाले व्यक्ति में से थे। सुशांत, माफी चाहते हैं तकनीकी खराबी के कारण बिल्कुल समय पर आपके साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन वैदिक जी ने काफी पर्याप्त तरीके से सफाई दी और कि वो एक पत्रकार के नाते मिल सकते हैं। इसमें आपकी तरफ से ऐतराज क्या है? इस मुलाकात से ऐतराज है या जो बातें हुई हैं उससे ऐतराज है या इस मुलाकात के असर का जो भी असर हुआ है उससे ऐतराज हो रहा है आपको? देखिए 3-4 मेरे एतराज़ात हैं, लेकिन मैं पहले एक चीज वाजे कर दूं, वैदिक साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं बिल्कुल, लेकिन जो मेरी आलोचना है उनके बारे में वो एक प्रोफेशनल लेवल की आलोचना है, तो उसको व्यक्तिगत लेवल पर ना लिया जाए। मेरा पहले इनसे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हाफिज सईद को एक पत्रकार के तौर पे मिले तो ये पत्रकार का काम किसी का हृदय परिवर्तन करना
ये पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार का काम रिपोर्टिंग है या एक ये मैंने ओपिनियन दावा नहीं बिल्डिंग है। किया। हाँ ये दावा मैंने नहीं ठीक है, किया। पहली बात इनकी बात सुन लेते हैं दावा सर। मैंने हाँ, नहीं किया। ठीक है। हृदय पॉइंट नंबर परिवर्तन 2, का दावा मैंने बिल्कुल नहीं किया। पॉइंट है। नंबर 2 सुशांत। हाँ देखिए जो अभी तक हमारे सामने जो पब्लिक डोमेन में चीजें आई हैं उसमें एक तरह से वैदिक जी हाफिज सईद जैसे खुंखार आतंकवादी को एक तरह का सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसकी तुलना जो है वो अंगुलीमाल और वाल्मीकि के साथ मैंने करने कोई की कोशिश सर्टिफिकेट कर नहीं रहे दिया। हैं और मेरे ख्याल ये बिल्कुल बेमानी बात है क्योंकि ना तो ये महात्मा बुद्ध हैं और ना वो अंगुलीमाल या वाल्मीकि हैं। तो मेरे ख्याल इस तरह की तुलना करना मेरे ख्याल बिल्कुल बेमानी है और एक तरह से ऑफेंसिव माना जाता है। मेरे तीसरा प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि जो यहाँ पर तो वैदिक जी ने ये जरूर कहा है कि वो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है उनसे पता यही लग रहा है कि वैदिक जी ने वहां पर जाके ये बोला कि वो मोदी जी के बहुत करीबी हैं और वो मोदी जी का शायद किसी तरीके का संदेशा या मोदी जी के लिए किसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। नहीं, अब ये एक शुद्ध झूठ है, सरकार ये में शुद्ध झूठ और है, इस ये शुद्ध झूठ है। नहीं सुनिए, जो मैं ये शुद्ध झूठ है। मुझे बोलने दीजिए, आपने बोल लिया वैदिक जी, अब मेरी बात भी बोलने दीजिए, उसके बाद आप जो बोलना चाहें आप बोल लीजिएगा। जी। अब ये जो हमको खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से वो ये है। अच्छा, वैदिक जी अक्सर अपने आप को किसी ना किसी का प्रतिनिधित्व करने का महसूस करवाते रहते हैं जब भी ये कहीं पे भी विदेश में जाते हैं। तो पाकिस्तान में भी शायद यही चीज हुई होगी, तभी हम लोगों को ये बात पता लगी है। अब इस सरकार के साथ मसला ये है कि इस सरकार के भांति भांति के लोग इस सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी टाइप की चीजें भी बनाते हैं, जबकि मोदी जी ने ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं किसी भी बैक चैनल या किसी भी इस तरह की डिप्लोमेसी में मानता नहीं हूं, मैं एक इंस्टीट्यूशनल लेवल की डिप्लोमेसी में मानता हूं। लेकिन फिर भी चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी वैदिक जी और इस तरह के लोगों ने जाकर इस तरह का संदेशा देने की कोशिश की है। ये मेरी तीसरा प्रॉब्लम है। चौथा मेरा प्रॉब्लम ये है कि वैदिक जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं हाफिज सईद के बारे में, पार्टली ये लोग जाते हैं वहां पर अपने पूरा अध्ययन करते नहीं हैं कि हाफिज सईद क्या था, क्या है और वो क्या करता है, और फिर जिस तरह की ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं उन लोगों के बारे में, उससे यह व्यतीत होता है कि ये किसी तरीका का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं या हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम लोग अपनी जो उनके बारे में हमारी सोच है उसमें शायद हम लोग गुमराह हैं, और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और मैं आपसे ये अर्ज करूं, आज से 10, 12, 15 साल पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तब हाफिज सईद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में हमको ये बता दिया था कि वो एक नंबर के जिहादी हैं, वो जो कुछ कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है वो उसकी पूरी तरह से समर्थन करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। चौथा मेरा एक और जो मेरा पॉइंट है आलोचना का, कि अगर वैदिक जी ये कहते हैं कि ये एक पत्रकार के तौर पर उनसे मिले, जो मैं नहीं मानता, तो फिर पत्रकार का पहला काम ये होता है कि वो फिर उसके ऊपर या तो कोई लेख लिखे या कोई टेलीविजन पे आके अगर एक रिपोर्टर की तरह गए थे तो वो एक स्टोरी प्रोड्यूस करें वाला है, ये उन्होंने कहा है। जब छपेगा तो देखिए मेरी बात पाकिस्तान पर कम से कम, देखिए रवीश जी, पाकिस्तान पर रोज मैंने एक लेख लिखा है। आप हिंदी के अखबार पढ़ते नहीं हैं। जब मेरी मुलाकात हिंदी के अखबार पढ़ते नहीं हैं। मुलाकात हुई थी तो मैंने पहले अपना लेख लिखा था, उसके बाद बाकी लोगों से बात की थी। आप ये नहीं कर सकते कि पहले अपना ढिंडोरा पीटिए और उसके बाद बोलिए कि जी हाफिज सईद के बारे में मैं अब लेख लिखूंगा। आप कहां पर लेख लिखेंगे नहीं लिखेंगे हमको नहीं पता। और सबसे बड़ी नहीं, आप हिंदी पढ़ते नहीं हैं, हिंदी के अखबार पढ़िए। रामदेव और इस तरह के हिंदी के अखबार पढ़िए, सरकार के साथ जुड़ जाते हैं, ये इस सरकार की साख को और इस सरकार की नीतियों का मलिया मेट कर देंगे, और इनको ना तो विदेश नीति में हाथ डालने देना चाहिए ना किसी और नीति में हाथ डालने देना चाहिए। ये अगर धर्म गुरु हैं तो धर्म का प्रचार करें, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कि ऐसे लोग जो स्वतंत्र रूप से डिप्लोमेसी करने लगते हैं, रामदेव जैसे लोग जो सरकार से जुड़ जाते हैं, सरकार की विदेश नीतियों का मटिया मेट कर देंगे। ये एक नुकसान किया है आपने, ये इनका अपना विचार हो सकता है। और ये सुनिए रवीश जी मेरी बात सुनिए, रवीश जी मेरी बात सुनिए। चैनल
अगर ये कोई टीवी देखो चैनल रामदेव, इस वक्त- सुनो, रामदेव जी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अगर कोई टीवी चैनल इस वक्त हाफिज सईद का इंटरव्यू करके दिखा दे तो उस पर कई तरह के सवाल उठ सकते थे, लेकिन आप गए जब उसे घोषित आतंकवादी और हिंदुस्तान उसे मांगना चाहता। जी, अब जो सुशांत ने कहा उसका जवाब दे दें सर। हाँ, सुशांत ने जो कहा जी। उसका जवाब बहुत सीधा है कि विदेश नीति से मेरा संबंध 45 साल पुराना है और उससे भी पुराना है, करीब 50 साल से, 1962 पुराने से, का 50 नहीं साल है। से भी ज्यादा से सवाल ये है विदेश कि- नीति को मैं लिख रहा हूँ। जी, वो तो सुनिए, बात है और वो सुनिए, लोगों पूरा की नजर में background नहीं है। समझेंगे तो बात समझेंगे पर आप नहीं। हाफिज सईद वो को ये बार-बार कह रहे हैं कि रामदेव का- मोदी से डरने की रामदेव जी जरूरत का नहीं नाम है। ले रहे हैं। आपने- देखो पर सर आप सवाल पूछ रहे थे या उनको सलाह भी दे रहे थे? आपके ही जवाब से पता चला कि मोदी से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, जिस सुनिए, नरेंद्र बात मोदी के सुनिए। एक फोन पर आप- नवाज शरीफ रवि जी, हिंदुस्तान एक बात शपथ सुनिए। लेने से पहले आ गए, हम उनके बारे में किसी को सफाई देने जाएंगे कि मोदी से डरने की जरूरत नहीं है, जिसको हमारे हिंदुस्तान ने सब मिलकर चुना है जिन्हें। सफाई की बात नहीं है, नहीं, सफाई की बात नहीं है। जब कोई कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री बेहद खतरनाक आदमी है और आप भारत के नागरिक हैं और आप एक पत्रकार हैं और आप कहेंगे कि मैं चुप हम तो बैठूंगा, पहले देखेंगे कि आप वो चुप बैठेंगे? आतंकवादी है या अगर आपसे नागरिक कोई ये कहे, हम तो ये अंतर करेंगे कि आतंकवादी है कि नागरिक वो है। जो भी है, जो भी आपसे, वो हमारे मैं आपसे प्राइम पूछता हूं, मिनिस्टर हैं। रवीश मैं जी, किसी आतंकवादी आपसे को नहीं अगर कोई जाऊंगा आदमी सफाई ये देने के लिए कि कहेगा हमारे मोदी जी कि कैसे भारत का प्रधानमंत्री इसमें बहुत कोई शक नहीं खतरनाक है, कि तो आप वैदिक क्या जी चुप बहुत वरिष्ठ बैठेंगे? हैं, उनको जब उसने कूटनीति ये की कहा, समझ है, जब और उसने वो ये देश कहा, विदेश के नेताओं के बहुत करीब रहते हैं। पर मैं एक चीज ये अजीब जरूर मानता हूं, उन्होंने ठीक कहा कि हम लोगों ने बहुत उनसे सीखा है, लेकिन हमारी पीढ़ी ये नहीं सीखना चाहती है कि हम नेताओं के अगल बगल बैठ करके अपना कद ऊंचा करें और एक आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी के साथ बैठ करके भी लगे कि बहुत अपने आप में हम अभिभूत हो रहे हैं और यहाँ लौट के बताएं कि उसने हमारा दरवाजा खोला। क्या क्या जरूरत है? मतलब मेरा कहना यह है कि जो खुलेआम वहां घूम रहा है सारी दुनिया को पता है। जब नवाज शरीफ यहाँ पे आए थे उस वक्त वहां पर उसने सरेआम भाषण दिया है, वहां जाकर के हम कहें कि वो तो छुपा कहीं बैठा होगा, तो इससे हमारा भी एक तरह का अज्ञान झलकता है। मैं नहीं सोचता हूं कि उनको अब लिखना चाहिए, बल्कि हमारे अखबार में लिखें, बड़ी खुशी होगी। वो सारी बातचीत जो हुई है, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, वो मेरे ख्याल में चर्चा और कर लेंगे। वैदिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वरिष्ठ हैं। अगर हम ओम थानवी जी, आपका अखबार 10-20 हजार छपता है, जिस टेलीविजन चैनल को, जिन चैनलों को लोग 10-20 करोड़ लोग देखते हैं, उन पर सारी बात मैं पिछले 3 दिन से लगातार कह रहा हूँ, छुपने की कोई बात नहीं है। ये अच्छा लगा कि आपने हैसियत बताने का जो एक विनम्रतापूर्वक प्रयास किया है। चलाए वही पत्रकार है। ये बहुत अच्छा। थानवी जी वो आपकी हैसियत बता रहे थे विनम्रता के साथ। ठीक है, वो पर वैदिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे हमारा कोई सवाल तल्ख हो या बुरा लग गया हो तो माफी चाहेंगे। ओम थानवी जी कहते हैं व्यक्तिगत नहीं होते हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं है। नहीं, वैदिक जी ये हमारा मंच नहीं है, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि आपने मुझे समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम टाइम में इसके बाद देखेंगे कि पिछले साल आई भयानक आफत के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है, और ये एक जरूरी रिपोर्ट है सुशील बहुगुणा की कि मध्य हिमालय से लगे इलाकों और गांवों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर अस्कोट आराकोट अभियान दल एक चल रहा है, वहां पर इस नतीजे पर पहुंचा है। प्रोफेसर शेखर पाठक की अगुवाई में इस अभियान दल में कई पर्यावरणविद, समाजशास्त्री, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, जो टेलीविजन की दुनिया से बहुत दूर शांतिपूर्ण उस इलाके में इस विकास की आंधी के दौड़ में जो हिमालय के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी तस्वीर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को अगर हम मौका नहीं देंगे तो क्या पता है ऐसा कोई प्रयास कल के अखबार में छपे भी नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद